हेलो एवरीबॉडी, मैं संजय कुमार हाजिर हूं आप सबके सामने आपका अपना स्टडी चैनल लेकर के स्टडी ट्रिपल एट। तो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी? आप लोगों को आपके अपने स्टडी ट्रिपल एट चैनल के द्वारा जो वीडियोस प्रोवाइड करवाई जा रही हैं वो आप लोगों को कैसी लग रही हैं? इनमें आप अगर और भी कोई बदलाव या सुधार चाहते हैं, आप कमेंट बॉक्स के जरिए हमें कमेंट करें। उम्मीद करते हैं एक एक वीडियो हमारे सभी स्टूडेंट के लिए एक बहुत ही ज़्यादा लाभप्रद रहती हैं और बहुत सी जो स्टूडेंट हैं हमारे, वो कहीं ना कहीं अब हमारे देश के विभिन्न क्षेत्रों में जो वैकेंसीज निकली हुई थी उनके फाइनल रिजल्ट में सिलेक्ट होते जा रहे हैं। और यहाँ हम बात करेंगे आप के अपने हरियाणा स्टेट में निकली जो वैकेंसीज हैं जो कि लंबे समय से कोरोना काल के बाद निकली थी, और जैसे ही ये भर्तियां इनका प्रोसेस आगे बढ़ता है, एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने की चेष्टा की जाती है, तभी कोई न कोई केस इन पर हो जाता था। अब बहुत ही ज़्यादा समय बीत जाने के भी बाद ये एक बहुत ही क्रिटिकल विषय बन चुका है कि कब पूरी होंगी हरियाणा स्टेट की जितनी भी वैकेंसीज हैं, जो एचएससी और एचपीएससी हो या फिर वो किसी भी तरह से डिपार्टमेंटल जो जॉब होती हैं वो कब पूरी होंगी। हम यहाँ बात करते हैं टीजीटी जो भर्ती है उसका लगभग कंप्लीट हो चुका है पूरा का पूरा प्रोसेस। फिर भी ये जो आर्थिक मापदंड के 5 नंबर हैं सोशियो इकोनॉमिक के आधार पर वो दिए जाते हैं, उसको चैलेंज किया गया है। तो यहाँ हमारा जो चैलेंज करने का अधिकार है वो संवैधानिक रूप से हमें मिलता तो है, लेकिन हम सरकार की पॉलिसी को जो चुनौती देते हैं उसमें ज़्यादातर जो कोर्ट होता है उसके खिलाफ डिसीजन बहुत ही कम देता है। सोचने की बात यह है कि जितनी भी भर्ती हैं उनमें गवर्नमेंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसी के अकॉर्डिंग रिजर्वेशन का प्रावधान किया गया है। फर्क सिर्फ इतना है कि हरियाणा गवर्नमेंट ने उसी रिजर्वेशन के तहत अपनी विधानसभा में सभी मंत्रियों के साथ बैठ करके ये डिसीजन लिया गया और फिर वहां से ये पास भी हुआ है। इसका मतलब हरियाणा के व्यक्ति जो जितने भी लोग हैं वो सिटीजन्स अपने रिप्रेजेंटेटिव्स के माध्यम से इसको समर्थन करते हैं। तो यहाँ पर हम ये भी देख सकते हैं कि जो क्राइटेरिया इन भर्ती में हमारी गवर्नमेंट ने तय किया है कि भी जो ईडब्ल्यूएस है, सीबीसी है या बीसीबी है, ए है, एससी एसटी है, उनमें जो भी रिजर्वेशन है उसके आधार पर भर्तियां तो चल ही रही हैं। लेकिन इस गवर्नमेंट की विशेषता क्या रही है, तो वो हम आज बारीकी से इसको जानने का प्रयास करते हैं। इससे पहले बहुत सी गवर्नमेंट थी, यही एचएससी था, बस जो इसके अध्यक्ष होते थे, जो प्रधान होते थे वो बदलते रहते थे। तो उनमें और आज के जो पॉलिसी है उसमें क्या डिफरेंस है? पहले जो पॉलिसीज थी उसमें देखिए, आपको याद होगा कि भाई भूपेंद्र सिंह हुड्डा के समय में भी कुछ जातियों को अलग से इकोनॉमिकली जो बैकवर्ड का दर्जा था वो दिया गया था, जिसे ईबीपीजी का नाम दिया गया। और वो जो ईबीपीजी था वो भी आर्थिक आधार के अनुसार ही वैकेंसीज में छूट दी जाती थी और वहाँ तो 10 नंबर की दी जाती थी। अब वहाँ इसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली ये देखा गया। तो इसी तरह से इस गवर्नमेंट ने भी जो प्रेजेंट में चल रही है इसने भी इसी आधार पर ऐसा ही एक प्लान तैयार किया और ईडब्ल्यूएस हो या कोई भी कैटेगरी हो उसके गरीब लोगों को, गरीब परिवार के बच्चों को वो जॉब देने में थोड़ी मदद करते हैं। अब हम बात करते हैं कि इसका विरोध क्यों हो रहा है। इसका विरोध इसलिए हो रहा है कि 2 कारण हो सकते हैं। एक
तो इन्होंने जो परिवार पहचान पत्र की इनकम है उसके माध्यम से गरीबी का आकलन किया और गरीबी के आधार पर बच्चों को नौकरी देना शुरू कर दी। अब जिनके पास इस क्राइटेरिया से ऊपर की इनकम है उनको परेशानी होनी ही थी। जबकि बात तो सोचने की ये भी है कि ईडब्ल्यूएस की वैकेंसीज तो निकलती हैं, जितनी भी वैकेंसी निकलेंगी टोटल ईडब्ल्यूएस है या हर कैटेगरी की निकलती है, उस कैटेगरी के ही अंदर से जो गरीब बच्चे हैं जिनकी इनकम निम्न से लेकर के जितना गवर्नमेंट ने निर्धारित किया है वहां तक है, उनको एक्स्ट्रा 5 नंबर दे करके मेधावी बच्चों के साथ ला खड़ा करती है ये पॉलिसी। अब यहाँ प्रॉब्लम ये हो गई कि जो मेधावी बच्चे हैं वो ये सोचते हैं कि पूरी जॉब के लिए तो तैयारी हम करते हैं और एक्स्ट्रा 5 नंबर लेकर के ये जॉब ले जाएंगे। इसका एक ही समाधान है जो कि गवर्नमेंट प्रेजेंट में अपना रही है कि ऐसे बच्चे जो गरीब हैं उनको भी 10% या फिर 12% या 8% जितने भी हैं उतने पद उनको दिए जाएंगे। उसके अलावा जितने भी पद हैं वो मेधावी बच्चों के लिए दिए जाएंगे। तो यहाँ आप लोग किसी प्लान से इस तरह से न टकराने दें या न टकराएं जिससे किसी का नुकसान हो। आप पॉलिसी में संशोधन और सुधार करने की आवाज़ उठा सकते हैं। तो गवर्नमेंट ऐसा कर सकती है कि प्रत्येक वर्ग से जहां से भी रिजर्वेशन लागू होता है उसकी कुछ सीटें गरीब बच्चों के लिए निर्धारित कर दें। तो इससे क्या होगा, एक निश्चित समय अंतराल के साथ साथ जो बहुत ही ज़्यादा निम्न आय वाले लोग हैं या जिनका परिवार निम्न आय वाला है वो धीरे धीरे अपने सुधार कर पाएंगे कंडीशन में। फिर उसके साथ जो हमारा गरीबी का लेवल है उसमें भी सुधार होगा। अब यहाँ हम एक बहुत ही बढ़िया वीडियो लेकर के आए हैं जिसमें हम जीके के बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन के ऊपर चर्चा करेंगे। तो भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के विषय में जानेंगे। भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन ये क्या था, किस तरह से इसकी रूपरेखा तैयार होती है, ये स्वतंत्रता आंदोलन किस कंडीशन की वजह से उत्पन्न हुआ और इसके परिणाम क्या रहे, हम आज बहुत सी चर्चा करेंगे इस विषय में। तो वैकेंसीज तो आती जाती रहती हैं और भी वैकेंसीज आएंगी और वो पूरी भी होंगी। जिस तरह से ये वैकेंसीज चल रही हैं ये भी पूरी होंगी। फ़र्क सिर्फ इतना है थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन अब चलती हुई भर्ती में पॉलिसी चेंज नहीं हो सकती। यानी कि जिस मंशा के साथ गवर्नमेंट ने निम्न आय वालों को बेनिफिट देने का प्रयास किया है इस भर्ती में तो वो सफल होगी ही होगी और उसके बाद उनको और भी ज़्यादा समर्थन मिलने वाला है। क्योंकि हमें हर एक सिटीजन को संवैधानिक रूप से अपनी बात कहने का अधिकार है और आजकल देखने में भी आ रहा है कि प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक बच्चा हो, महिला हो या कोई एक कर्मचारी हो, कोई भी हो, संविधान को आगे रख करके अपनी बात जरूर बोलता है। आप सोशल मीडिया पर देखते होंगे सभी संविधान का हवाला देते हैं और अपनी भड़ास निकाल देते हैं। अगर संविधान एक की आज़ादी को रोक रहा है तो वो भी बोलेगा, दूसरा आज़ादी के लिए लड़ रहा है संविधान के अकॉर्डिंग तो फिर जिसके साथ लड़ रहा है वो भी बोलेगा क्योंकि उसकी भी आज़ादी छीन जाती है। तो यहाँ कहीं ना कहीं कन्फ्लिक्ट होता है। ये ठीक उसी मैटर की तरह है कि एक शहर में किसी रोड पर जब फ्लाईओवर बनाया जाता है तो आप तो बड़े ही समझदार हैं डियर स्टूडेंट, तो वो जो फ्लाईओवर बनाया जाता है क्या वो विकास होगा या फिर वो शोषण होगा? तो आप सोचिए ज़रा, जब किसी जगह पर या मान लीजिए किसी रेलवे ट्रैक के ऊपर से एक फ्लाईओवर बनाया जाता है तो वो विकास का प्रतीक है या फिर वो किसी का शोषण है या किसी के साथ गलत भी हो सकता है।
तो यहाँ मैं आपको बता सकता हूँ कि इस धरा पर ऐसा कोई भी प्लान नहीं है, ऐसी कोई भी रणनीति नहीं है जिसको लागू करने के बाद 100% लोग संतुष्ट हो जाएं। 20%, 15%, 10% या 25% लोग ऐसे होंगे जो उससे नाखुश होंगे। बाकी के 70%, 75% उससे खुश हो सकते हैं। तो ये भी आप लोगों को सोचना चाहिए कि हम आगे की तरफ बढ़ें। सोशल मीडिया बहुत ही खतरनाक क्षेत्र है। इसका इस्तेमाल मौका परस्त लोगों के द्वारा बड़े ही लजीज तरीके से किया जा रहा है। इसके कुचक्र में फंसने से बचें। जब भी आप कोई ऐसी भड़काऊ वीडियो देखते हैं, पहली बात तो देखें नहीं, और फिर भी अगर देखते हैं तो उस बात को अपने दिलो दिमाग पर हैवी ना होने दें। यही एकमात्र जरिया है इस भयंकर लाइलाज बीमारी से बचने का। तो आइए हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के विषय में हम चर्चा करते हुए पहला प्रश्न देखते हैं। व्यक्तिक सत्याग्रह यानी कि इंडिविजुअल सिविल डिसओबीडियंस किसने प्रारंभ किया? ऑप्शन है आपके पास 4। तो पहला ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, दूसरा है जे.बी. कृपलानी, तीसरा है विनोबा भावे, चौथा है महात्मा गांधी। तो आपको बताना है इनमें से आपका आंसर क्या है। तो आंसर है आपका विनोबा भावे। विनोबा भावे जी ने ये व्यक्तिक सत्याग्रह यानी कि इंडिविजुअल सिविल ओबीडियंस जो आंदोलन था वो शुरू किया था। अब इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब ये होता है कि व्यक्तिगत आधार पर जो जितने भी लोग हैं वो व्यक्तिगत आधार पर सरकार के कानूनों की अवहेलना करें। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? सुमेलित पूछा है, कौन सा नहीं है, यानी कि 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 में से 3 तो सुमेलित हैं, लेकिन एक ऑप्शन ऐसा है जो सुमेलित नहीं है। तो देखिए, लाला हरदयाल गदर पार्टी, तो यहाँ हम मानते हैं ये सुमेलित है। लाला हरदयाल गदर पार्टी के सेक्रेटरी रहे हैं, सचिव रहे हैं। और फिर दूसरा ऑप्शन है भूपेंद्र नाथ दत्त, आजाद हिंद फौज के सैनिक। तो यहाँ पर भूपेंद्र नाथ दत्त की बात कही गई है। स्वामी विवेकानंद यानी कि नरेंद्र दत्त जिनका बचपन का नाम था, उनके भाई भूपेंद्र नाथ दत्त और आजाद हिंद फौज के सैनिक रहे हैं। ये भी सही सुमेलित है। फिर है ऑप्शन सी, महादेव गोविंद रानाडे। तो महादेव गोविंद रानाडे जस्टिस पार्टी, तो जस्टिस पार्टी कहा है, इससे दूर दूर तक इनका संबंध नहीं है। और एनी बेसेंट की बात करें तो होम रूल लीग, ये बिल्कुल ठीक है, इनसे संबंधित है। तो डियर स्टूडेंट, जो हमारा आंसर है वो है ऑप्शन सी, और वो है महादेव गोविंद रानाडे। जस्टिस पार्टी ये मेल नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है हमारा। साइमन प्रतिवेदन पर विचार के लिए बुलाए गए 3 गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेने वाले प्रतिनिधि कौन थे? तो साइमन प्रतिवेदन पर विचार के लिए बुलाए गए 3 गोलमेज सम्मेलन थे, और उनमें भाग लेने वाले जो प्रतिनिधि थे वो कौन थे, ये पूछा है। तो सीधी सी बात है, 3 गोलमेज सम्मेलन हुए हैं, और तीनों में ही किस प्रतिनिधि ने भाग लिया था? ऑप्शन 4 है, इनमें से आपको सही आंसर अपना चूज करना है। तो मदन मोहन मालवीय, ऑप्शन बी है महात्मा गांधी, ऑप्शन सी है सरोजिनी नायडू, ऑप्शन डी है भीमराव अंबेडकर। तो जी हाँ, यहाँ पर भीमराव अंबेडकर जी इसका राइट आंसर है। जितने भी साइमन प्रतिवेदन के लिए 3 ये गोलमेज सम्मेलन बुलाए गए थे, और इन
तीनों में ही प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया था भीमराव अंबेडकर जी ने। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन कंपटीशन एग्जाम में ज़बरदस्त तरीके से मेरिट को अप डाउन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। भारतीय सिविल सेवा में चुने गए पहले भारतीय का नाम था। तो भारतीय सिविल सेवा शुरू की गई थी अंग्रेज़ों के द्वारा, और इसकी शुरुआत होने के बाद जो पहले भारतीय इसमें चुने गए थे, भर्ती हुए थे, उसके विषय में पूछा है। तो वो कौन थे? एक बहुत ही बढ़िया ये क्वेश्चन है। तो देखिए, पहला ऑप्शन है सत्येंद्र नाथ टैगोर, सत्येंद्र नाथ टैगोर, और दूसरा पॉइंट है सरोजिनी नायडू, तीसरा पॉइंट है लाला लाजपत राय, और फिर चौथा जो हमारा पॉइंट है यहाँ पर CR दास। तो इनमें से कौन था वो व्यक्ति जो भारतीय सिविल सेवा जो अंग्रेजों के द्वारा शुरू की गई थी उसमें सबसे पहले चुने गए थे? तो वो थे ऑप्शन नंबर 1 सत्येंद्र नाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक बहुत ही बढ़िया ये क्वेश्चन रहा है, और इसके बाद है क्वेश्चन नंबर हमारा 5। सन 1857 के निम्नलिखित नेताओं में से किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया? तो नेताओं की बात कही है, सोल्जर्स की नहीं कही है, और न ही यहाँ पर हम अगर देखें तो किसी ऐसे क्रांतिकारी की बात की गई है जो नेता नहीं था। तो नेता के विषय में यहाँ पर क्वेश्चन आया है, ये आपको बताना है। तो 1857 की क्रांति में सबसे पहले अपना बलिदान देने वाले कौन थे? ऑप्शन 1 है कुंवर सिंह, आपको पता है बिहार से ये लीड कर रहे थे। दूसरा है तात्या टोपे, जो उत्तर प्रदेश में जो आपने देखा है भाई कानपुर लखनऊ का जो क्षेत्र है यहाँ से ये लीड कर रहे थे। फिर है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, ये झांसी क्षेत्र से लीड कर रही थी। और फिर है मंगल पांडे। तो आप समझ गए होंगे ऑप्शन, जैसे ही आपने चारों देखे हैं तो सबसे पहले जो अपना बलिदान दिया था 1857 की क्रांति में अंग्रेजों के हाथों सबसे पहले बलि चढ़े थे इस आंदोलन में, तो वो थे ऑप्शन डी मंगल पांडे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्रों की पद्धति की शुरुआत भारत में किसके द्वारा हुई? तो सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्रों की पद्धति की शुरुआत हुई थी भारत में, और ये किसके द्वारा हुई थी ये भी हमें देखना है। पहले तो एकीकृत रूप से ही निर्वाचन क्षेत्र गठित किए जाते थे, लेकिन यहाँ पर संप्रदाय के आधार पर निर्वाचन क्षेत्रों का गठन किया गया था पहली बार। ऑप्शन 1 है 1892 का भारतीय काउंसिल अधिनियम, इसके तहत। या ऑप्शन बी है 1909 के मिंटो मार्ले सुधार के तहत। और ऑप्शन सी है 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के तहत। और ऑप्शन डी है 1935 का भारत सरकार अधिनियम। तो यहाँ आपको बताना है इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा। तो वो है पहली बार भारत में निर्वाचन क्षेत्रों की पद्धति की शुरुआत की गई थी, और ये की गई थी 1909 में, और 1909 में मिंटो मार्ले सुधार आया था। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट। इस वीडियो को 2 से 3 बार जरूर देखिए, समझे, और ऐसे क्वेश्चन आप लोगों के लाइफ टाइम में यूज होने वाले हैं, और कहीं ना कहीं इनका ज़बरदस्त बेनिफिट आपको ज़रूर मिलेगा। तो ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं क्या पूछ रहा है। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? जस्ट सिंपल क्वेश्चन, आप आसानी से जवाब दे देंगे कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था। तो पहले आपको बता देता हूँ, ये वही युद्ध है जिसको जीतने के बाद अंग्रेजों की ताकत बढ़ती हुई चली गई थी, और धीरे धीरे उन्होंने पूरे भारत पर ही कब्जा कर लिया था। तो यहाँ पर ये जो नवाब थे पश्चिम बंगाल के, उनको हरा करके वहाँ की दीवानी हासिल कर लेते हैं, और यहीं से ही टर्निंग पॉइंट कहा जाता है। फिर उसके बाद एक और ज़बरदस्त महत्व रखने वाला युद्ध हुआ था जिसने अंग्रेज़ों के पांव और भी ज़्यादा मजबूत कर दिए थे, और वो था बक्सर का युद्ध। तो यहाँ ऑप्शन देखते हैं
1557 में, यानी कि प्लासी का युद्ध पूछा है कब हुआ था। फिर है ऑप्शन बी 1657 में, सी ऑप्शन है 1757 में, डी ऑप्शन है 1857 में। तो आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी 1757 में ये युद्ध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी। तो भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी ये पूछा गया है, बहुत ही ज़बरदस्त ये क्वेश्चन है। तो आप देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। अक्सर एग्ज़ाम होते हैं जो कंपटीशन के, उनमें कभी कभी ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं। तो ऑप्शन एक है 2 अक्टूबर 1869 को, ऑप्शन बी है 14 नवंबर 1889 को, ऑप्शन सी है 15 अगस्त 1947 को, ऑप्शन डी है 26 जनवरी 1950 को। तो यहाँ जो आंसर है सबको पता है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और क्वेश्चन हमें जो कह रहा है, आई वांट द कल्चर ऑफ ऑल लैंड्स टू बी ब्लोन अबाउट माई हाउस एज फ्रीली एज पॉसिबल। यह किसने कहा था? ये पूछा गया है कि भाई जो हमारी संस्कृति है, हमारी ज़मीन या हमारा जो ये मातृभूमि है, यहाँ पर जो हमारी संस्कृति रही है और इससे हम जुड़े हुए हैं पूरी तरह से, जहाँ हमारे घर बने हुए हैं, तो यहाँ पूछा है कि हाउस एज फ्रीली एज पॉसिबल। तो पॉसिबल जितना भी यहाँ संभव हो सके हम आज़ादी से जीते आए हैं, और हमें घर गृहस्थी से भी बिल्कुल अलग थलग तो नहीं कहेंगे, लेकिन फ्री यहाँ ज़रूर कहा है, यानी कि टेंशन फ्री हो जाता है इंसान। तो ऐसा कुछ कहा गया है। तो आप समझ सकते हैं ये किसने कहा होगा, और ये ज़बरदस्त क्वेश्चन है, आप लोग इसका आंसर जानते भी होंगे। तो देखिए ऑप्शन एक है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी है रविंद्रनाथ टैगोर, और ऑप्शन डी है श्री अरविंद। तो यहाँ जो आपका आंसर है वो है जवाहरलाल नेहरू। बहुत ही बढ़िया ये क्वेश्चन है, इसको आप भूले नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है होम रूल आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था? तो होम रूल पूछा है किसके द्वारा चलाया गया था। इसको चलाने वाले दो व्यक्ति थे, एक तो थे बाल गंगाधर तिलक और एक थे एनी बेसेंट। अगर हम बात करें कि सबसे पहले किसने चलाया था, तो वो यहाँ पूछा गया है और उसके विषय में हमें जवाब देना है। तो देखिए ऑप्शन एक है बाल गंगाधर तिलक, और ऑप्शन बी है एनी बेसेंट, और ऑप्शन सी है सरोजिनी नायडू, और ऑप्शन डी है महात्मा गांधी। तो यहाँ हम जो आंसर है इसका एनी बेसेंट देंगे, ऑप्शन नंबर बी, कि जो ये होम रूल आंदोलन था इसकी शुरुआत तो एनी बेसेंट ही करती हैं। फिर इसके बाद बाल गंगाधर तिलक बहुत बड़े स्तर पर इसको आगे बढ़ाते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई तो उस समय वायसराय थे। तो वायसराय के विषय में पूछा है, कौन थे वायसराय भारत की आज़ादी के समय, वो हमें बताना है। ऑप्शन ए है लॉर्ड वेवेल, ऑप्शन बी है लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन सी है लॉर्ड लिनलिथगो, और ऑप्शन डी है लॉर्ड हेलिफैक्स थे, या फिर हेलिनगो थे, या फिर माउंटबेटन थे, या वेवेल थे, ये आपको बताना है। तो डियर स्टूडेंट, भारत की आज़ादी के समय जो वायसराय थे वो थे लॉर्ड माउंटबेटन। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन किस स्थान पर हुआ? तो सबसे पहला अधिवेशन कहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, और ये किस स्थान पर हुआ ये पूछा गया है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन पता होना चाहिए आपको पहले तो, ये कभी भी आपको पता चले कि 3 जो ईयर हैं, जो तारीखें हैं, वो तो इसके गठन से पहले की दे रखी है, जो एक बच गई उसका आपको पता नहीं। तो आपको अगर ये पता है कि भाई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन कब हुआ और
इसका पता लगते ही आप पहले की जितने भी डेट हैं उनको कट कर देंगे और जो एक बच गया वो आपका आंसर हो जाएगा। तो देखते हैं इसकी जो गठन की हम बात करें तो वो 1885 में ये गठित हुआ था और दिसंबर का महीना था, ये भी आपको पता होना चाहिए, 24 दिसंबर। फिर हम यहाँ देखते हैं पहला जो हमारा ऑप्शन है कोलकाता, तो यहाँ बताया है कलकत्ता में हुआ था इसका पहला अधिवेशन, या फिर ऑप्शन बी मुंबई या पहले बम्बई बोलते थे, और सी ऑप्शन है चेन्नई और पहले इसे मद्रास कहते थे, और डी ऑप्शन है लाहौर। तो 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मुंबई में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन गठित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह कहा था। सभी बच्चे इसको जानते हैं किसने कहा था। ये जो पंक्ति है ये ऐसे व्यक्ति ने कही थी जो हम पहले भी इसके विषय में जान चुके हैं, होम रूल लीग में इनका नाम आया है। तो अब आप बता सकते हैं, ऑप्शन एक है महात्मा गांधी ने, ऑप्शन बी है गोखले ने, ऑप्शन सी है सुभाष चंद्र बोस ने, और ऑप्शन डी है लोकमान्य तिलक ने। अब यहाँ सभी को पता चल गया होगा, जो जागरूक बुद्धि वाले बच्चे हैं तो वो तो वहीं समझ गए होंगे जब मैंने कहा कि हमने होम रूल लीग के विषय में जिनके नाम जाने हैं उनमें ये नाम था। तो होम रूल लीग की शुरुआत एनी बेसेंट करती है और दूसरे के विषय में हमने चर्चा की थी तो वो थे लोकमान्य तिलक। बहुत ही बढ़िया ये क्वेश्चन है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, भारत में अंग्रेजी शिक्षा प्रारंभ की थी। तो पूछा है कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा प्रारंभ की थी, किसने प्रारंभ की थी और प्रयत्न भी किसने किए थे, ये भी देखने वाली बात है। यहाँ हम देखते हैं ऑप्शन, तो पहला ऑप्शन है लॉर्ड कर्जन ने, ऑप्शन बी है लॉर्ड मैकाले ने, ऑप्शन सी है लॉर्ड डलहौजी ने, और यहाँ पर ऑप्शन डी है लॉर्ड माउंटबेटन ने। लॉर्ड माउंटबेटन आज़ादी के समय थे, कट हो गया। फिर इसके बाद कर्जन है, डलहौजी है, ये पहले हुए हैं, है ना। ये पहले कब हुए हैं, जब हमारी ट्रेन आती है, पहली ट्रेन चलती है उस समय की बात है। अब ये लॉर्ड मैकाले हैं तो ये जो राजा राम मोहन राय थे उस समय में हुए हैं। और अगर हम बात करें 25 से लेकर के 35 तक की अगर बात करें तो डिस्पैच आते हैं शिक्षा के लिए, और इसी डिस्पैच के माध्यम से शिक्षा का माध्यम एक लैंग्वेज इंग्लिश को भी माना गया। तो लॉर्ड मैकाले इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बंगाल में स्थायी बंदोबस्त किसने शुरू किया। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। स्थायी बंदोबस्त की बात की जाए तो यहाँ पर जो परमानेंट जो बंदोबस्त हुआ था वो 1793 में हुआ था, 1793 में। और इसको शुरू करने वाले कौन थे ये पूछा है। तो ऑप्शन एक है वारेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन बी है लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन सी है रॉबर्ट क्लाइव, और ऑप्शन डी है विलियम बेंटिक। तो यहाँ बिल्कुल इजी है, बहुत से स्टूडेंट तो कमेंट भी करने लग गए होंगे। तो इसका आंसर हम बताने जा रहे हैं और वो है ऑप्शन बी लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो कॉर्नवालिस के द्वारा ही बंगाल में स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत की गई, और वहाँ पर जब इसका पॉजिटिव रिजल्ट देखा गया तो धीरे धीरे इसको बाकी भारत में भी स्थापित कर दिया गया था। लेकिन इसका वो प्रभाव जो पश्चिम बंगाल में था वो भारत के सभी जगह पर एक समान नहीं पड़ा। इसीलिए हमारे अलग अलग क्षेत्रों में कहीं पर स्थायी बंदोबस्त तो कहीं पर मालवाड़ी, इस तरह के बंदोबस्त होते गए, और अंग्रेज़ों ने पूरी ज़मीन को माप डाला था और एक एक करके उन्होंने टैक्स वसूल करना शुरू कर दिया था। सबसे पहले अंग्रेज़ों ने ही रिकॉर्ड, लिखित रूप में रिकॉर्ड रखना शुरू कर दिया था, उसका रखरखाव किया, और बहुत कुछ देन अंग्रेज़ों की हमारे देश को है। उन्होंने
क्या क्या दिया है, हमें शिक्षा का माध्यम दिया है, उन्होंने हमें एक अच्छी प्रणाली दी है जिससे सर्विस दी जा सके। फिर सिविल सर्विसेज जिसकी बात हम कर रहे हैं, और फिर उन्होंने जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे तो वो उद्योग का हो या फिर वो सर्विस सेक्टर का हो, जैसे कि ट्रेन को लाना, तो इस तरह से उन्होंने बहुत कुछ किया है, बहुत सी उनकी देन भी रही है। लेकिन वो हमारे भले के लिए नहीं, वो अपने फ़ायदे के लिए, समय बचाने के लिए, इस तरह से वो इनका इस्तेमाल भारत में करते आए हैं। अब हम देखते हैं कि बहुत ही ज़बरदस्त ये क्वेश्चन है, तो ऐसे ही हम और भी एक के बाद एक ढेर सारी वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड करवाएंगे। तो आप लोग ऐसे क्वेश्चन बड़े ही अच्छे से मन लगा करके पढ़ते रहें, समझते रहें। जितनी भी एग्ज़ाम निकलते हैं, जितने भी नोटिफिकेशन आते हैं, जितनी भी वैकेंसीज निकलती हैं, चाहे वो ऑल ओवर इंडिया में किसी भी स्टेट में ही क्यों ना हो, जिसमें आप एलिजिबिलिटी रखते हैं, वहाँ आप उस जॉब के लिए अप्लाई ज़रूर करेंगे अगर आप 18 प्लस हैं तो। और क्राइटेरिया पूर्ण करने के बाद आप अच्छे से उस फॉर्म को फिलअप करें, फिर आप अपनी तैयारी करें। और जैसे ही आपका एग्ज़ाम आता है तो रिलैक्स मोड में ही आप एग्ज़ाम में सेंटर के अंदर आपको एंट्री करनी है और अपना जो एग्ज़ाम है वो देना है। बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो बहुत ज़्यादा प्रेशर में आ जाते हैं तैयारी करने के बावजूद भी, तो आपको कोई प्रेशर नहीं लेना है। अभी से ही आप छोटे बड़ी जैसी भी वैकेंसी जाती हैं उनमें ट्राई करना शुरू कर दें, ताकि आप अगर अच्छी तैयारी के साथ जाते हैं, आप पहले से ही अपने प्रेशर को कंट्रोल कर लेते हैं, तो आप पहले बार में ही जीत सकते हैं। और अन्यथा फिर आपको एक्सपीरियंस भी हो जाएगा और आप दूसरे, तीसरे, चौथे जो भी एग्ज़ाम होंगे आप उनमें तो ज़रूर से ज़रूर सफल होने वाले हैं। तो हमेशा पॉजिटिव रहें, पॉजिटिव सोचें, सोशल मीडिया का संभल करके इस्तेमाल करें। कोई भी भड़काऊ भाषण है या कोई ऐसी वीडियो है जिसके वीडियो के माध्यम से आपके दिलो दिमाग पर पॉजिटिव और नेगेटिव प्रभाव पड़ता है, आप उनको थोड़ा सा सोच समझकर ही देखें। और जहाँ तक हो सके किसी के भी कहने पर आप यूं ही विश्वास न करें, केवल आप अपनी स्टडी पर फोकस करें, क्योंकि स्टूडेंट का पहला और एकमात्र यही कार्य है, ओनली स्टडी। तो डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो में इतना ही। इसके बाद हम फिर से एक और बहुत ही बढ़िया वीडियो लेकर के आ रहे हैं। तो जितने भी कंपटीशन एग्ज़ाम हैं उनमें आप लोगों के लिए ये वीडियोस बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद रहने वाली है। इसी तरह की और भी ढेर सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए जितने भी न्यू स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं वो जल्द से जल्द स्टडी ट्रिपल 8 चैनल को सब्सक्राइब करें। और जिन्होंने भी इस वीडियो को देख करके कुछ ना कुछ बेनिफिट लिया है तो वो इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।